Hello guys, this side Anjali and I am from Veda Edu. So today आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है मैं आपका इंडियन हिस्ट्री कवर करवा रही हूँ, जिसमें हम 3 चीज़ें कवर करेंगे: एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम एशियन हिस्ट्री कवर करने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द पैलेओलिथिक एज। ये हमारा एशियन का स्टार्ट है। दिस इज फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है पैलेओलिथिक एज से। पैलेओलिथिक एज, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सारे जितने भी हमारे स्टोन एज होता है। सबसे पहले हमारा स्टोन एज हम पढ़ते हैं एशियन हिस्ट्री में, जो कि स्टार्ट होता है पैलेओलिथिक एज से। इसका टाइम पीरियड है 5 लाख टू 10,000 BC। इस पीरियड में क्या हुआ था, स्टोन जो थे, स्टोन्स का आविष्कार किया गया था, पर यहाँ पर स्टोन के जो शेप थे वो परफेक्ट नहीं थे। और इस टाइम के जो पीपल थे वो नॉमेड्स थे। नॉमेड्स का मतलब होता है जो दोज पीपल हु हंट्स देयर फूड। यहाँ के इस टाइम के लोग ज़्यादातर पीपल जो थे वो नोमैड्स थे। उनकी प्राइमरी एक्टिविटी जो थी वो फूड गैदर करना थी और हंटिंग करना थी। यहाँ के लोग एग्रीकल्चर अभी तक नहीं जानते थे। पैलेओलिथिक एज में एग्रीकल्चर अननोन थी। और ये जो पैलेओलिथिक एज थी उसकी रिसाइडिंग एरिया क्या था, गैंगस, इंडस और यमुना रिवर। यहाँ पर फायर डिस्कवर तो की गई थी, लेकिन इसका अभी तक यूज़ नहीं किया गया था। ये है हमारे पैलेओलिथिक एज के स्टोन। इस टाइम के जो स्टोन थे वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे। वो आगे जाके जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये जो स्टोन्स हैं वो और ज़्यादा ऑथेंटिक होते जाएंगे। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट साइट। पैलेओलिथिक ओल्ड स्टोन एज के इम्पोर्टेंट साइट कौन कौन सी थी? हथमोरा नर्मदा वैली, पलावरम, चेन्नई, भिम्बेटका और आदमगढ़। ये हमारा जो पैलेओलिथिक एज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैलेओलिथिक एज की 3 टाइम पीरियड हैं: लोअर पैलेओलिथिक, मिडिल पैलेओलिथिक, अपर पैलेओलिथिक। लोअर पैलेओलिथिक्स में आता है पेबल्स एंड कॉर्ड टूल्स लाइक हैंड एक्सिंग एंड चॉपिंग टूल्स एंड क्लेवर। इसके मेन फंक्शन क्या थे? यहाँ पे जो ये हमारे जो टूल्स हैं इनका मेन फंक्शन क्या था? हंटिंग करना और गैदरिंग करना। इस टाइम के जो स्टोन थे वो कैसे थे? वो ज़्यादा अच्छे प्रकार के नहीं थे, इनकी कोई परफेक्ट शेप नहीं थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भी स्टोन में भी हमारे चेंजेस आते जाएंगे। इनका मेन फंक्शन है हंटिंग, गैदरिंग। और इनकी जो साइट्स फाउंड होती हैं वो किस जगह होती है? बेडवा, राजस्थान, सोहन वैली, पंजाब, कश्मीर, बेलन वैली, मिर्जापुर, नर्मदा वैली। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेलालोथिक, मिडिल पैलेओलिथिक, जिसका टाइम पीरियड है 50,000 टू 40,000 BC। इसमें जो हमारे टूल्स होते हैं वो बहुत चेंजेस आती है। उसमें फ्लेट टूल्स, स्मॉल पीसेस, ब्लेड्स भी आ गए, पॉइंट्स, बोर्ड, स्नैपर, स्मॉल पीसेस, स्टोन। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा, यहाँ पे क्या हुआ, लोग जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था लोग नई नई इन्वेंशन कर रहे थे स्टोन्स में। वो स्टोन्स को और अच्छे से उनको नकारने लगे, उनमें और चेंजेस लाने लगे। अब पॉइंटेड वाले पत्थर बना रहे थे जिससे ताकि वो अच्छे से हंटिंग और गैदरिंग कर सके। इनकी साइट फाउंड होती है तुंगभद्रा, नर्मदा वैली। उसके बाद हमारा टाइम पीरियड आता है पैलेओलिथिक। इसमें हमारे स्टोन और अच्छे से ज़्यादा स्टोन को और अच्छे से ज़्यादा निखार देते हैं। इसमें बहुत पॉइंटेड स्टोन होता है, बिल्कुल पॉइंटेड ऐसे, ताकि वो बहुत अच्छे से अपनी हंटिंग कर सके। यहाँ पे भी इनका मेन फंक्शन हंटिंग एंड गैदरिंग था। और ये फाउंड होता था आंध्रा, कर्नाटका, सेंट्रल MP, महाराष्ट्र, साउथर्न UP, साउथ बिहार, भिम्बेटका केव एंड रॉक शेल्टर। भिम्बेटका केव हमारी मध्य प्रदेश में है। ये सारा हमारा अपर पैलेओलिथिक, ये पैलेओलिथिक एज था जिसमें हमने लोअर पैलेओलिथिक, मिडिल पैलेओलिथिक, अपर पैलेओलिथिक पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी साइट्स क्या क्या थी।
इनकी ये जो हमारी केव पेंटिंग थी ये फाउंड हुई थी हमारी भिम्बेटका में। हैबिटेटेड साइट्स, केव एंड रॉक शेल्टर, फेमस फॉर पैलेयोलिथिक पेंटिंग, ये जो सारी चीजें हैं, यहाँ से हमें स्टोन्स का पता चलता है कि कौन से स्टोन्स किस साइड से मिले और उन रॉक से ये लोग क्या क्या करते थे। पेंटिंग्स भी हमें फाउंड हुई। भिम्बेटका एक केव पेंटिंग है जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर 500 पेंटेड रॉक शेल्टर जो कि जिसका एरिया था 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इसमें जो पेंटिंग थी, पेंट्स जो थे वो कलर यूज करते थे, यूज्ड व्हाइट और रेड पिगमेंट। यहाँ पर 16 कलर आइडेंटिफाइड किए थे। और ये कलर कैसे बनाते थे अलग अलग तरीके से, उस टाइम कैसे कलर बनाते थे ये लोग, ये मिक्स्ड मिनरल से कलर बनाते थे। वाटर को अलग अलग सब्सटेंस में मिक्स करके और कभी एग में मिक्स करके अलग अलग बहुत तरीके के कलर्स बनाते थे। यहाँ पर 29 स्पीसीज ऑफ एनिमल आर डिप्यूटेड किए गए थे, जिसमें लेपर्ड, टाइगर, एलिफेंट, रिनोसॉर्स। लेकिन यहाँ पर अभी स्नेक नहीं मिला था हमें किसी भी पेंटिंग में। उसके बाद ऑस्ट्रिचेस हमें फाउंड हुई। पटना, महाराष्ट्र, पैलेयोलिथिक पीरियड, ऑस्ट्रिच शेल डिजाइन एंड यूज्ड फॉर बेड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज। मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज का टाइम पीरियड है 10,000 टू 8,000 BC। अब मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज ये भी हमारे एक स्टोन ही एज है जो मिडल का स्टोन एज। एक था नियोलिथिक में 3 पार्ट थे। अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक यानी मिडल स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड है 10,000 टू 8,000 BC। गाइस ये मैंने अपनी बुक से टाइम पीरियड लिया है, आप विकिपीडिया से भी यूज कर सकते हैं। हर जगह इस चीज का टाइम पीरियड थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो आप विकिपीडिया से देख लेना। अब आप यहाँ पे चेंजेस देखिए स्टोन में। पहले के स्टोन जो नियोलिथिक स्टोन में जो स्टोन थे उनका शेप देखिए। यहाँ पे अभी ये सिर्फ बहुत अच्छे से ड्रेस्ड नहीं थे, पर आगे जाके जैसे जैसे मेसोलिथिक एज आता है, स्टोन बहुत मेसोलिथिक एज में बहुत ड्रेस्ड किए जाते हैं, उनको शार्प किया जाता है, बहुत छोटे छोटे साइजेस में किया जाता है। और ये किया जाता है माइक्रोलिथिक पीपल से। माइक्रोलिथिक पीपल जो थे वो अलाउ करते थे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वो और ज्यादा अपनी चीजें डिस्कवर्ड और इन्वेंट कर रहे थे, अपनी चीजों में इम्प्रोवाइजेशन लेकर आ रहे थे। जैसे कि यहाँ स्टोन में कितनी पिंड चीज है जिससे कि वो और भी काम अच्छे से कर सके। जैसे कि इन्होंने लेदर वर्क किया और बास्केटरी की, ये सब इसी स्टोन की वजह से हो पाया। डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल इज स्टार्टेड। यहाँ से क्या हुआ, मेसोलिथिक एज से जानवरों का डोमेस्टिकेशन होने लगा, फिशिंग एक्टिविटी की गई। उसके बाद मेसोलिथिक एज में जो था, फर्स्ट एविडेंस हमें 2 जगह से मिले मेसोलिथिक मिडल स्टोन के। एक मध्य प्रदेश आदमगढ़ से, एक राजस्थान बेगौर से। और मेसोलिथिक पीरियड का फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट हमें फाउंड हुआ यूपी से, जो कि प्रतापगढ़ में है। इसकी इंपॉर्टेंट साइट है बेगौर राजस्थान, लंगंग गुजरात, भिम्बेटका आदमगढ़, भिम्बेटका MP में है। अब यहाँ से क्या हुआ, मेसोलिथिक एज से क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज होने लगा, क्लाइमेट और ज्यादा गर्म होने लगा। इसलिए जब क्लाइमेट गर्म होगा तो ऑब्वियस है ग्रासलैंड बढ़ेगी, वार्मर, जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट वार्मर होगा वैसे वैसे क्या होगा, इवोल्यूशन में चेंजेस आएंगे। कैसे, ह्यूमिडिटी होगी, परसिप्शन होगा, फिर रेनफॉल होगी, तो उस सब से क्या होगा, इंक्रीज इन ग्रासलैंड। जब ग्रासलैंड बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है वहां पर स्पीसीज भी बढ़ेंगी, क्योंकि वहां पर ग्रासलैंड में तो ऑब्वियस है जानवरों को अपना फूड मिलेगा। तो इंक्रीज इन डियर, गॉड, शिप। अब इनके बढ़ने से क्या हो रहा था, जानवरों के बढ़ने से क्या हो रहा था, हंटिंग और लर्निंग भी बढ़ रही थी। शिकारी भी हो रहे थे बहुत ज्यादा जानवरों का, और भी कुछ चीजें सीख रहे थे, और जानवरों का डोमेस्टिकेशन भी हो रहा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ ऑफ ग्रेन बेयरिंग। यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई। एग्रीकल्चर के स्टार्ट होने से इस टाइम में हमारा हो रहा था वीट, बार्ले, राइस। इसके बाद हम पढ़ेंगे
न्यूलोथिक एज, जिसे हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड है 8000 से 3500 BC तक। यहाँ पर क्या हुआ, न्यूलोथिक एज, इस टाइम में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई स्टोन्स में। सी स्टोन्स, कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई स्टोन्स में। यहाँ पे क्या हुआ, मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई थी। स्टोन को और ज्यादा ड्रेस्ड करके पॉलिश भी किया जा रहा था। यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट तो हुई, पर उसे सरप्लस में नहीं रखा जा रहा था, सिर्फ अपने यूज के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए यूज किया जा रहा था, जैसे कि बार्ले, रागी एंड हॉर्स ग्राम। मेहरगढ़ में एग्रीकल्चर सबसे पहले स्टार्ट हुई और इस टाइम में पॉटरी की भी इन्वेंशन हुई। पीपल स्टार्टेड सेटल फ्लड प्लेन, लोगों ने नदियों के किनारे रहना शुरू कर दिया। सबसे पहले न्यूलोथिक एज का जो इन्वेंशन था वो यूपी में हुआ था। इनको 1860 में लेंसुअर ने किया था इसका आविष्कार। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। मेहरगढ़ में एग्रीकल्चर हमारा स्टार्ट हो गया था। अब इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है, न्यूलोथिक की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो है गुफकरल, बरजोहम, चिरन, कोलविदा, परम्पल। नॉर्थ वेस्टर्न में कश्मीरी न्यूलिथिक कल्चर, डोएलिंग पॉइंट, रेंज ऑफ सेरामिक, स्टोन ऑफ बूटोल्स, ये सब हमारा न्यूलोथिक में था। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान का मेहरगढ़। ये सबसे पहले प्राचीनतम बस्ती, सबसे पुरानी, सबसे नई बस्ती थी जो कि न्यूलोथिक एज में आती थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा हार्वेस्ट ऑफ राइस होता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्टर्न कश्मीरी न्यूलिथिक कल्चर, जिसमें हमें पढ़ा जाता है, वहां पर हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं कि लोग वहां के गड्ढों में रहते थे। न्यूलोथिक एज के जो भी कश्मीरी साइड में जो पीपल्स रहते थे वो गड्ढों में रहते थे। उनके स्टोन्स बहुत बेयर टूल्स थे। बुरजोहम, जो कि एक नियर श्रीनगर, लेवॉन लेक साइड इन पीस एंड हेड हंटिंग, फिशिंग, इकोनॉमिक, डोमेस्टिक डॉग वर ब्यूरेड विद द मास्टर। बुरजोहम एक प्लेस है, बुरजोहम, ठीक है। ये हमारी फाइंड होती है न्यूलोथिक एज में कश्मीर में। तो इधर यहाँ पर एक श्रीनगर में एक लेक साइड एक जगह थी जहां पर पाया जाता है कि लोग हंटिंग करते थे फिश एज अ इकोनॉमी। हंटिंग, फिश को हंट करके उसे सिर्फ खाते नहीं थे, उसे एज अ इकोनॉमी भी यूज करते थे, उसे सेल करते थे, उसे ट्रेड करते थे। डोमेस्टिक डॉग, यानी जिस भी स्वामी का डॉग होता था उसे ब्यूरिड करते थे विद द मास्टर। ये क्वेश्चन आता है, अब ध्यान रखना इसका कि किस एज में डोमेस्टिक डॉग जो थे वो ब्यूरिड किए जाते हैं मास्टर के साथ, तो वो न्यूलोथिक एज था। इसके बाद हम करेंगे गुफकरल, ये नियर श्रीनगर था। यहाँ पर एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल किया जाता है। न्यूलोथिक पीपल आर यूज बोन टूल्स एंड वेपन्स ऑल्सो। बोन टूल्स यानी बहुत अच्छे टूल्स यूज होने लगे थे अब यहाँ पर, और वेपन्स भी यूज करते थे अपने सेव के लिए, कि अगर किसी जानवर ने इन पर शिकार या हमला कर दिया है तो वो अपने आप को बचाने के लिए इन चीजों का यूज करते थे। और अदर साइड क्या थी इनकी, मस्की, ब्रह्मगिरी, हलोर, कोडेकल, संगना, कल्लू, नेसीपुर, विखली हाल एंड टकलकोटलाइन, कमलका, पयमपल्ली, तमिलनाडु, उत्थुरिन, इंदिरा। ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, आपको याद रखनी है। इसके बाद हमारा है कि न्यूलिथिक पीपल ने स्टार्टेड कर दिया था एग्रीकल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट टाइम हुआ था। यहाँ पे जो अर्लीस्ट फार्मर थी वो किस चीज की थी, रागी एंड हॉर्स ग्राम। मेहरगढ़ में होता था वीट, कॉटन एंड मड ब्रिक हाउसेज। यहाँ पे कल्टीवेशन भी होते थे, पॉट्स भी बनाए जा रहे थे इस स्टोर के लिए खाने को, और पॉटरी की जा रही थी कुकिंग के लिए, क्योंकि अब ऑब्वियस एग्रीकल्चर होगा तो खाना कुक भी होगा, तो उसके लिए अब वो पॉटरी यूज कर रहे थे, मिट्टी के बर्तन बना रहे थे ताकि वो अपने खाने को स्टोर भी करें और अपने खाने को बनाने भी लगे। और जो न्यूलिथिक पीपल्स थे वो ज्यादातर हिल्स और माउंटेन में रहते थे। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, कैलेलोथिक एज। इसका टाइम पीरियड है 3500 to 2500 BC। कॉपर हैंड इज यूज फॉर डैगर,
यहाँ पर कैलोलिथिक एज का मतलब होता है कॉपर एज। यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे ही हमारा स्टोन एज खत्म हुआ, स्टोन एज खत्म होने के बाद हमारा आ गया कैलोलिथिक पेपर एज, जहां पर कॉपर एज स्टार्ट होने लगा। गाइस बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सा मेटल था जो कि यूज किया गया एशियंट इंडिया में, तो वो कॉपर एज है। याद रखना इस चीज को। कॉपर कैलोलिथिक पीपल थे वो सबसे ज्यादा यूज करते थे स्टोन एंड कॉपर ऑब्जेक्ट, और पेंटेड पॉटरी यूज होने लगी थी यहाँ पर। स्टोन एंड मेटल, फर्स्ट मेटल इज कॉपर, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, फर्स्ट मेटल हमारा कॉपर है जो कि एशियंट हिस्ट्री में यूज किया गया था। कब यूज किया था? कैलोलिथिक एज में। यहाँ के जो ब्रॉन्ज था, यहाँ पर कैलोलिथिक एज में कॉपर तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो हम ब्रोंज यूज कर रहे थे वो बहुत लो ग्रेड था, जो कि फाउंड होता है हमें राजस्थान, अहर गिलुंद, जो कि बनस वैली जोन्स में रहता है, वैली जोन्स में पाया जाता है। वेस्टर्न पार्ट के मालवा में, मालवा कथ्या और ईरान में, वेस्टर्न महाराष्ट्र, जोरवा नेवासा, दायमाबाद, ये सब जो हैं यहाँ पर, ये सारा पार्ट है जहां पर हमें क्या फाउंड होता है? लो ब्रोंज। इन सब जगह में हमें लो ब्रोंज फाउंड होता है। ये हम कैलोलिथिक एज की बात करें। कैलोलिथिक एज के बाद हमारा कॉपर एज खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे कैलोलिथिक एज, कॉपर एज के खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे ऋग्वेद और लेटर वैदिक एरा। इसके बाद जैसे हमारा ऋग्वेद और लेटर ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा ज्यादातर जो फाउंड, अब क्या हुआ, जैसे जैसे कैलोलिथिक एज, कैलोलिथिक एज के बाद हमारा इंडस सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है। इंडस सिविलाइजेशन खाली स्लाइड चाहिए मैडम ने, ये तो कसनी होगी।
सॉरी गाइस, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। हम कहाँ पर थे? हम कर रहे थे कैलोलिथिक एज। कैलोलिथिक एज के बाद हमारा स्टोन एज खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारी शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत मेन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं हड़प्पा सिटी। जिसका टाइम पीरियड है 2000 BC टू 1750 BC। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन है ऑफ इंडिया, जो कि सबसे पहले सर्च की गई थी। सबसे पहली सिविलाइजेशन जो कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसे हम अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि ये डेवलप्ड हुई थी अराउंड 4700 ईयर्स अगो, 2700 BC में। फर्स्ट सिटी जो थी इसकी डिस्कवर्ड हुई थी 1920 में, along with मोहनजोदाड़ो। ये एक 4th नंबर इजिप्टियन सिविलाइजेशन है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टोन एज में जो थी, स्टोन एज में एग्रीकल्चर बिल्कुल भी एग्रीकल्चर एज अ सर्वाइवल यूज की जाती थी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में सरप्लस एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। इसकी सबसे पहली फेमस सिटी थी ड्रेनेज सिस्टम। सबसे फेमस सिटी प्लानिंग थी जिसमें ये सबसे पहली फेमस सिटी प्लानिंग थी जिसमें ड्रेनेज सिस्टम थी। इसका एग्जीबिशन हुआ था 1973 से 1980 तक महलगढ़ में। इसकी ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो, और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो एक इंडस नदी है इंडिया की, उसके 4 ट्रिब्यूटरी पे फैली हुई है, इसलिए हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इंडस सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी के पर एग्जीबिशन करता है, और इसे ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मैक्सिमम जितनी भी एग्जीबिशन हुई हैं वो ब्रॉन्ज से रिलेटेड ऑर्नामेंट, जितनी भी खुदाइयाँ हुई इस टाइम पे इनके आसपास, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा सिटी हो गई, इनमें जितनी भी हमारी खुदाई की होंगी आर्कियोलॉजिस्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा ब्रोंज के ऑर्नामेंट्स और स्टैच्यू मिले। जैसे कि एक एग्जांपल है डांसिंग गर्ल, उसे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक हिस्सा माना जाता है। वो एक ब्रॉन्ज गर्ल थी जो नटराज की डांसिंग गर्ल है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एग्जीबिशन है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वो बाद में डाली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसी टाइम की है। इसलिए इसे हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। अब हमारे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के 3 फेजेस थे, 3 फेजेस। एक था अर्ली हड़प्पा, एक था लेट हड़प्पा, और एक था मिच्योर हड़प्पा। इन सब का टाइम पीरियड क्या था? अर्ली हड़प्पा का था 3500 से 2600 BC। आपको ये टाइम पीरियड बहुत अच्छे से याद करना है, 2600 BC से 1900 BC, और लेट हड़प्पा 1900 BC से 1300 BC। अर्ली हड़प्पा जो थी वो रवि फेज पर थी, इसलिए इसका नाम
रवि रिवर पर पड़ा। इसकी टाइमलाइन थी 3300 BC से 2800 BC तक। फिर मेच्योर फेज जो थी वो थी 2600 BC। इसे अर्ली हड़प्पा कम्युनिटीज टर्न इनटू अ लार्ज अर्बन सेंटर इंक्लूड हड़प्पा, गंदेरीवाला, मोहनजोदाड़ो इन द मॉडर्न डे पाकिस्तान, धलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपड़, लोथल इन मॉडर्न डे इंडिया में है। मोर देन 1000 city and settlement have been found mainly in the Ghaggar, Hakra river and other tributaries। ये सब हमारा लेट हड़प्पा थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे मेन चीज क्या थी? सिटी जो प्लानिंग थी वो वेरी वेल ऑर्गेनाइज थी। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जो थी वो सबसे ज्यादा राखीगढ़ी में हड़प्पा मोहनजोदाड़ो एंड द रिसेंटली पार्शियली एक्सकेवेटेड राखीगढ़ी। This urban plan included the world's first known urban sanitization system. Their hydrologic engineering of the Indus Valley civilization within the city, their well or of the individual wastewater was directed to the covered drain। जो भी हमारी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थी और जो कि अभी हाल ही में एक्सकेवेटेड की गई है हमारी राखीगढ़ी साइट, तो आप जानते होंगे अभी एक मूवी भी बनी थी राखीगढ़ी पर। तो यहाँ पर जो जितनी भी एक्सकवेशन हुई है उसमें ये पता चला कि ये तीनों मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और राखीगढ़ी सबसे ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज अर्बन सैनिटाइजेशन थी। और इनकी जो हाइड्रोलिक इंजीनियर थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो बहुत अच्छी थी। हर एक के लिए वेल्स बने हुए थे, रूम अच्छे से बने हुए थे, इसमें बहुत अच्छे से सिविलाइज था ये। इसके बाद आता है हमारा लेट फेज। इसका टाइम पीरियड है 1900 BC। यहाँ अब लेट फेज में क्या हुआ, 1700 BC में बहुत छोटी छोटी कंट्रियां, जितनी भी बड़ी कंट्रियां थी, जितनी भी बड़ी सिटीज थी वो सब क्या हुई, डिक्लाइंड हो गई। अब सिर्फ छोटी छोटे सिटीज बची थी। जितनी भी सिटीज थी वो अबोंडाउंड हो चुकी थी। लार्जेस्ट लेट हड़प्पा साइट जो था वो कुदवल इन चोलिस्तान में था और एक बची थी द्वारका इन गुजरात में और एक दायमाबाद महाराष्ट्र में। और इसके बाद हमारा जो लेट फेज के बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन, आज तक इसके कोई भी प्रूफ नहीं है। कोई कहता है फेमाइन आया इसलिए सारी सिटी जो थी खत्म हो गई, कोई बोलता है फ्लड आया। आज तक इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे और किधर चला गया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये जो बोथ सिविलाइजेशन थी वो किस पर सिचुएटेड थी। वो एलुवियल प्लेन जो कि एक इंडस नदी के पास मिलता है, सबसे ज्यादा वहां पर पाई गई। चार सिटी मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, इनमें जो इनका जो ड्रेनेज था, इनमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बाथिंग का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, जिसकी बाथिंग की 3 मीटर डीप डाउन बाथिंग थी और इसका 3 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर इसकी चौड़ाई थी, ब्रेथ थी। तो उस बाथिंग पार्ट में सबसे ज्यादा लोग अपने रिचुअल्स करते थे, बाथिंग रिचुअल्स, और भी कोई फंक्शन सेलिब्रेट करते थे। सबसे ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड बाथिंग था, रूम क्लीन, वहाँ की सैनिटाइजेशन बहुत अच्छी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे ऋग्वेद और लेटर ऋग्वेद। जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा खत्म हुआ, इसके बाद हमारा ऋग्वेद और लेटर वैदिक एज शुरू हो चुका था। जहां पर क्या हुआ था, जहां पर आर्यन्स आने शुरू हुए थे। ये आए थे ऋग्वेद में नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमारे आर्यन्स आए थे। ऋग्वेद एरा हमारा स्टार्ट हुआ था। ऋग्वेद हमारा कब से स्टार्ट हुआ है? 1500 से 1000 BC तक। नॉर्थ वेस्ट में स्टार्ट हुआ है ये सबसे ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे हमारे आर्यन्स का आना शुरू हो गया था।
यहाँ पर सूक्त, ऋग्वेद में सूक्त आए। ये ज्यादातर जो थे हमारे इंडिया का ये पार्ट है, ये कश्मीर है, ये अफगानिस्तान है, इधर वेस्टर्न गंगा बैंक है, और ये नॉर्थ राजस्थान। इस एरिया में हमारे सबसे ज्यादा आर्यंस का इन्वेजन हुआ, जो कि जिस ऋग्वेदा में जो आए, यहाँ पर वैदिक संस्कृत बोली जाती थी। यहाँ पर अग्नि, प्रेज ऑफ अग्नि, फायर का यूज होना शुरू हुआ। वॉरियर्स आए, कुछ प्लांट फॉर मेकिंग ड्रिंक, पानी बनाने के लिए प्लांट बनाए गए। यहाँ पर क्या हो रहा था, चीजें बहुत नई नई डिस्कवर्ड और इन्वेंट की जा रही थी। सप्त सिंधु रीजन, ईस्टर्न अफगान टू फंगस ऑफ डॉग, पेस्टरलिज्म। यहाँ पेस्टरलिज्म का क्या मतलब है कि पितृसत्ता होगी इधर। सॉरी, पेस्टरलिज्म का मतलब होता है कैटल रेयरिंग। यहाँ पर गाय भैंसों को चराया जाता था। थ्रू एग्रीकल्चर वाज नोन गौधन। यहाँ पर गाय को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी ऋग्वेदा में। और इस वेदा में, ऋग्वेदा के टाइम में सिर्फ एक ही वेद इन्वेंट हुआ था, लिखा गया था, उसे हम बोलते हैं ऋग्वेद। और बाकी ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हमारे लेटर ऋग्वेद में आए थे। यहाँ पर ब्राह्मण्स, आर्यंस, चरक संहिता बाय चारक अराउंड 100 BC कैलकुलेटेड 361, ये सब चीजें इन्वेंट हुई। ये चीजें आई सबके सामने कि कैसे कैसे हमारी चीजें बढ़ रही हैं। वेस्टर्न एंड मिडल गंगा प्लेन, फुटिल ऑफ हिमालयस, लोग ज्यादा हिमालयस पर रह रहे थे, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे थे। और 100 BC के टाइम में, ऋग्वेदा के ही टाइम में हमारा आयरन डिस्कवर्ड किया गया। यहाँ पर क्या होता था, लेटर वैदिक एरा में किंग बिकम किंग बनता था। और लेटर वैदिक एरिया में वुमेन्स अपनी रिलेवेंस खो चुकी थी। लॉस्ट रिलेवेंस ऑफ थ्राइज ऑफ वुमेन, सभा एंड विधाता एंड समिता। यानी कि इस टाइम में लेटर वैदिक एरा में कोई भी वुमेन किसी भी पार्ट में हिस्सा नहीं ले सकती थी। अगर कोई समिति हो रही है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो उसमें औरत का आना बैन कर रखा था। इसलिए फिर ऋग्वेद, लेटर वैदिक, ये सब चीजों के बाद जब देखा गया कि ब्राह्मण्स को सबसे ज्यादा ऊंचा पद दिया जा रहा है और डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, उसके बाद हमारी न्यू कास्ट इरेक्ट हुई, सेक्ट हुई, जिसे हम बोलते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म हमारी नई कास्ट आई। ये नई कास्ट क्यों आई? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में और उससे नीलोथिक और पैलेयोलिथिक एज में क्या हो रहा था, सब चीज जो भी लॉ बन रहे थे वो इक्वली बन रहे थे, गर्ल्स और मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, ऋग्वेद और लेटर वैदिक एरा आया, इसमें क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन आना स्टार्ट हुई। लोग औरतों को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे। इसलिए फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म आया ताकि नई चीजें इनेक्ट हो। जैनिज्म हमारा 6th सेंचुरी में इनेक्ट हुआ। इसमें 24% प्रोपोगेटेड थे जैनिज्म में, जिसमें 23 तो पहले ही त्रिंथिकर्स थे और 24th जो त्रिंथिहर्कर्स था वो थे जैनिज्म के महावीरा। तो जैनिज्म का कॉज क्या था ओरिजिन होने का? इसमें क्या हो रहा था, पोस्ट वैदिक टाइम सोसाइटी जो थे वो क्लियरली डिवाइड इनटू 4 वर्णास आ गए थे इसमें। ऋग्वेदिक टाइम में, लेटर वैदिक टाइम में क्या हुआ, यहाँ हमारे वर्ण इन्वेंट हुए, वर्ण आए, जिसे हम शूद्र, क्षत्रिय और 4 जो हमारे वर्णा थे
वो आके क्या कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, इसलिए जैनिज्म आया। और इसमें क्या हुआ, वो इक्वली जैन धर्म में बोलते थे कि जो भी क्षत्रिय और शूद्र हैं वो अपने कर्मों से माने जाते हैं, अपने जन्मों से नहीं। इसलिए जैनिज्म को लाया गया ताकि नई चीजें, नए लॉ बने, ताकि जो इक्वल हो हर आदमी के लिए। सम ऑक्यूपाइड हाइडेड स्टैचू एंड सम वर ट्रीटेड एज स्लेव्स। ऋग्वेद टाइम में यहाँ पर क्या हो रहा था, औरतों को स्लेव्स बनाया जा रहा था, आदमियों को स्लेव्स बनाया जा रहा था, क्योंकि शूद्र जो थे वो एज अ स्लेव्स काम करते थे। इसलिए जैनिज्म में इन सब चीजों को हटाने के लिए, डिस्क्रिमिनेट हटाने के लिए जैनिज्म लेकर आए। सबसे पहले जैनिज्म से हमारे जिन्होंने फाउंड किया, वैसे तो जैनिज्म बोलते हैं वर्धमान महावीरा ने फाउंड किया, लेकिन रियल में जो रियल फाउंडर हमारे थे ऋषभ देव, जो कि 23rd तीर्थंकरा थे। फर्स्ट तीर्थंकरा हमारे ऋषभ देव थे और 23rd तीर्थंकरा पार्श्वनाथ थे। 24th तीर्थंकरा वर्धमान महावीरा थे, जो कि कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्धा के। इनके फादर सिद्धार्थ थे, जो कि क्षत्रिय क्लैन के हेड थे। क्षत्रिय क्लैन होता है, जो भी राजा होते हैं ये बहुत ऊंचे खानदान से थे। फादर नेम इनका सिद्धार्थ था, मदर नेम त्रिशाला, और इनका जो जन्म हुआ था वो कुंदग्रामा विलेज में। फादर नेम वर्धमान महावीरा का फादर नेम था सिद्धार्थ। इनके डॉटर का नेम था अनुजा प्रियदर्शनी। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट, ये अपना राज्य छोड़ देते हैं 30 की एज में, और सर्च ऑफ ट्रूथ करने के लिए ये अपने घर से निकल जाते हैं। 12 साल वो ट्रैवल करते हैं। बुद्ध एंड महावीरा नेवर मीट ईच अदर। जैसे कि जैनिज्म में महावीरा बुद्ध हैं, वैसे ही जैनिज्म में जैसे महावीर हैं, वैसे ही बुद्धिज्म में हमारे गौतम बुद्ध हैं। बुद्ध और महावीरा कभी एक दूसरे से नहीं मिले। ये जैनिज्म ने न्यूडिटी फॉलो की। He also followed nudity and stayed with Makhali Kaushala, founder of Ajivikansan. He took bath in Rajapila River and meditate under the salt tree in Bihar at the age of 42 की एज में उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन कर लिया। उसके बाद जिना अरिहंत वर्दी पर्सन, तीर्थंकरन, पाथफाइंडर और अटेन कैवल्या। अब वर्धमान महावीरा के डॉक्ट्राइन्स थे, 3 डॉक्ट्राइन्स थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन की, अगर तुम अच्छी चीज में विश्वास रखते हो तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अगर तुम अच्छी नॉलेज रखते हो तो तुम्हें सब चीज का ज्ञान हो जाएगा। और राइट एक्शन अगर तुम लोगे, ये 3 इनके टीचिंग थी, डॉक्ट्राइन थी। और इनके 5 महाव्रतस थे, वो थे अहिंसा, डोंट स्पीक लाई, डोंट स्टील, डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी, हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी की चोरी नहीं करनी, किसी की प्रॉपर्टी नहीं लेनी, और ब्रह्मचर्य, मेंटेन ब्रह्मचर्य, आपको ब्रह्मचर्य रहना है। ये इनके 5 महाव्रतन थे। इनकी फर्स्ट काउंसिल हुई 4th सेंचुरी BC इन पाटलिपुत्र अंडर द श्वेतांबर प्रेसिडेंट और बॉयकॉटेड बाय दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर क्या होता है, जैसे जैसे जैनिज्म बढ़ती जाती है, क्या होता है, एक बारी मगध में फेमाइन आता है, इसलिए मगध के कुछ मेंबर साउथ में चले जाते हैं अपने धर्म को स्प्रेड करने के लिए। धर्म को स्प्रेड करने के लिए जो साउथ में जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं, जो साउथ में जाते हैं वो भद्रबाहु को अपना लीडर बनाते हैं, और जो नॉर्थ में रहते हैं वो अपने स्थलबाहु को लीडर बनाते हैं। स्थलबाहु थे वो विदाउट ड्रेस थे, भद्रबाहु विद ड्रेस थे। यानी स्थलबाहु जो कि मगध में ही रहते हैं वो
नेक्ड रहते थे और भद्रबाहु विद ड्रेस के साथ रहते थे। जब भद्रबाहु वापस आते हैं अपने सारे लोगों को लेकर मगध वापस, फेमाइन खत्म होने के बाद, फेमाइन ठीक होने के बाद, तो वहां पर लड़ाइयाँ एक दूसरे में डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो इसलिए इनमें फिर लड़ाई हो जाती है और ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए इनके अलग अलग मेंबर बन जाते हैं, स्थलबाहु और भद्रबाहु। स्थलबाहु को जो मगध में रहते हैं उन्हें बोलते हैं हम श्वेतांबर, और भद्रबाहु को हम बोलते हैं दिगंबर। इसके बाद हमारा जैनिज्म वर्धमान महावीरा हमारा अलग हो गया और धीरे धीरे खत्म हो गया। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म फाउंडर नेम गौतम बुद्ध, जिसका टाइम पीरियड है 563-483 BC। रियल नेम सिद्धार्थ, फादर नेम सिद्धार्थ, रूलर ऑफ कपिलवस्तु नेपाल, एंड ही बिलोंग टू शाक्य क्लैन, और इसे हम शाक्य मुनि भी कहते हैं। मदर का नेम था महामाया और ये डिलीवर्ड करते हैं बुद्धा इन प्ले चाइल्ड लुम्बिनी गार्डन। ये अपने बच्चे को जन्म देती हैं, यानी जो गौतम बुद्ध थे वो लुम्बिनी गार्डन में जन्म देती हैं। इनकी बुद्धा की वाइफ का नाम था यशोधरा, सन का नाम राहुल। 20 एज की एज में जब वो स्ट्रीट से निकलते हैं तो इन्हें फाउंड होता है एक ओल्ड मैन, सिक, डेड बॉडी और एक बैगर, जिससे इनकी लाइफ बदल जाती है। ये अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने घर से निकल जाते हैं और 6 साल 35 की एज तक 6 साल इधर उधर भटकते हैं अपने खोज में। ही टेक बात, वो गौतम बुद्ध ट्वेंटी 29 की एज में अपना घर छोड़ देते हैं और 35 की एज में एक अपने आप को अटेंड करते हैं अंडर द पीपल टी। फ्रॉम हिज टाइम ऑनवर्ड ही बिगेन टू कॉल द बुद्ध और एनलाइटन। गौतम बुद्ध डिलीवर करते हैं अपना फर्स्ट सर्मन सारनाथ में। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है 80 में इन 483 BC एट कुशीनगर। बुद्धिज्म के डॉक्ट्राइन थे that world is full of sorrowness and people suffer on account of desire। if कि अगर पीपल सॉरो से भरा हुआ है और बहुत सारी डिजायर से सफर करता है, अगर हमारी डिजायर्स खत्म हो जाए तो हम अटेंड कर लेंगे, वो फ्री हो जाएगा साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से। ही रिकमेंडेड, इसलिए वो उन्होंने 8 फोल्ड पाथ लिखे, जिसमें है वर्ल्ड इज full of suffering, desire causes suffering, when we get rid of desire suffering will be removed, 8-fold path will help you to win। Eightfold path है right view, right intention, right peace, right action, right livelihood, right effort, right concentration and right mindfulness। Code of conduct of Buddha है do not cover property of other, do not commit violence, do not indulge corruption, do not speak lie and do not intoxicant। स्पेशल फीचर है हमारे बुद्धिज्म के, it won't support the lower order acts, attack the varna system, irrespective of castes, sects, doors and shanga were open to everyone, so women also were admitted to shanga and thus bought on par with men। in comparison with Brahmins, Buddhism was democratic, understand by common rule, the uses ये यूज करते थे पाली लैंग्वेज, said to be language of pupil, facilitated the spread बुद्धिज्म डॉक्ट्राइन अमंग पीपल, और ये इजी था बहुत फॉलो करने के लिए, इसलिए बुद्धिज्म फैला साउथ में और बहुत जगह में। इसके बाद हमारा बुद्धिज्म, ये हमारा लास्ट टॉपिक था बुद्धिज्म। हाँ, फर्स्ट रिलीजियस समन इन्होंने सोमनाथ डियर पार्क में दी। He rotated a wheel by magic to make people believe in his summon. It is called Dharma Chakra Parivartan। At the age of 80, he died at a place of Kushinagar, capital of Malayat Mahajanapada। Buddha used Pali language to preach his idea। थैंक यू गाइज, यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमने एशियन हिस्ट्री में आज कवर किया पैलेलिथिक एज, फिर मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कैलोलिथिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन,
ऋग्वेद, लेटर ऋग्वेद और जैनिज्म और बुद्धिज्म। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।